हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आइए बात करते हैं कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर है 8 पवन, तूफान और चक्रवात। पवन और तूफान, चक्रवात दोस्तों देखते हैं ये तीनों चीज़ वर्ड में क्या डिफरेंस और पवन क्या है, तूफान क्या है, चक्रवात है। इसके बारे में, इसके साइंस के बारे में जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में पवन और तूफान और चक्रवात ये कैसे आते हैं और क्या हैं, और तीनों सब के बारे में आइए इसके साइंस के बारे में समझेंगे कि उड़ीसा के तट को 18 अक्टूबर 1999 को एक चक्रवात ने पार किया था। चक्रवात को दोस्तों साइक्लोन कहते हैं इंग्लिश में। कि चित्र 8.1 में आइए, चित्र 8.1 देखते हैं कि चित्र 8.1 में उड़ीसा के समुद्र तट की ओर प्रवृत्त किसी चक्रवात का उपग्रह सैटेलाइट द्वारा लिया गया है चित्र। देखिए दोस्तों, यहाँ सैटेलाइट से ये चित्र लिया गया है कि चक्रवात या साइक्लोन का चित्र लिया गया है कि जैसे इसके केंद्र में क्या होता है कि दोस्तों इसके केंद्र होते हैं कि यहाँ दिखाए गए, इसके देखिए ये केंद्र होते हैं, ये चारों तरफ से ऐसे मूवमेंट करते हैं कि इसी तरह ये साइक्लोन या चक्रवात ये हमेशा आपको समुद्री इलाका के पास आपको देखने को मिल जाएंगे। कि आइए आगे बात करते हैं कि क्या है कि इस चक्रवात का पवन वेग 200 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। कि चक्रवात ने 45,000 भवनों का तहस नहस कर दिया था, जिसे ये उड़ीसा की घटना दोस्तों बताई गई कि उड़ीसा के तट पर 18 अक्टूबर 1999 की ये घटना दिखाई गई कि आपको कि 200 किलोमीटर प्रति घंटा के चक्रवात आए, साइक्लोन आए थे, जिसमें से 45,000 भवनों को तहस नहस नुकसान कर दिया था और 7 लाख लोग बेघर हो गए थे। और उसी वर्ष 29 अक्टूबर को 260 किलोमीटर प्रति घंटा के पवन वेग से पुनः एक अन्य चक्रवात उड़ीसा में आया था। उसके साथ ही 9 किलोमीटर ऊंची समुद्री लहर की तट से टकराई थी और हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई थी। चक्रवात ने कृषि, परिवहन, संचार, विद्युत और संभरण सप्लाई को प्रभावित किया। सब चीज़ को एकदम से दोस्तों एकदम पूरा तहस नहस कर दिया। कि ये चक्रवात इतनी खतरनाक होती है साइक्लोन, चक्रवात दोस्तों, कि इसके बारे में कि आइए आगे और बात करते हैं कि आभार मौसम विज्ञान के आइए आगे बात करते हैं कि लेकिन चक्रवात क्या होते हैं। आइए इसके साइंस के बारे में जानते हैं कि चक्रवात क्या होते हैं दोस्तों। तो लोग, जैसे हम लोग ज़्यादातर जो स्थल एरिया के आदमी है दोस्तों, तो उनको बहुत कम चक्रवात क्या है इसको बहुत कम इनके बारे में जानकारी। तो जो समुद्री इलाका जैसे चेन्नई हो गए, आंध्र प्रदेश हो गए, आंध्रा हो गए, उड़ीसा हो गए, जो समुद्री इलाका जैसे केरला हो गए, तो जो समुद्री इलाका एरिया उनको मालूम है चक्रवात साइक्लोन से क्या होता है कि ये कैसे बनते हैं, ये इतने विनाशकारी क्यों होते हैं। इस अध्याय में हम ऐसे कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे कि हम वायु द्वारा होने वाले कुछ क्रियाकलापों से आरंभ करते हैं कि ये क्रियाकलाप हमें चक्रवात से संबंधित कुछ मूलभूत विशेषताओं को स्पष्ट करने में सहायक होंगे। तो इससे पहले कि हम क्रियाकलाप आरंभ करें कि याद रखें कि गतिशील वायु को पवन कहते हैं। गतिशील वायु को क्या कहते हैं, पवन कहते हैं दोस्तों। तो जो वायु गतिशील उसी को पवन कहते हैं, जो वायु गतिशील नहीं उसको पवन नहीं कहेंगे। तो वायु दाब क्या है? आइए दोस्तों जानते हैं कि वायु दाब, इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन के बारे में कि वायु दाब है। तो आखिर वायु दाब के बारे में जानेंगे इसके डिटेल से। जैसे क्रियाकलाप 4.1, जब कभी भी किसी क्रियाकलाप में कुछ गर्म करना हो तो बेहद सावधानी से कार्य करना चाहिए। अच्छा होगा यदि ऐसे सभी क्रियाकलाप आप अपने परिवार के बड़े सदस्यों की उपस्थिति में करें अथवा इन्हें अपने शिक्षक की उपस्थिति में करें। कि इस क्रियाकलाप में आपको पानी उबालने की आवश्यकता पड़ेगी। कि ढक्कन वाला टीन का एक डिब्बा लीजिए, ढक्कन वाला टीन का डिब्बा लीजिए, इसे पानी से लगभग आधा भर लीजिए। कि बोला गया कि एक ढक्कन वाला एक डिब्बा लीजिए, उसको पानी से आधा गिलास भर दीजिए और डिब्बे को मोमबत्ती की लो पर तब तक गर्म कीजिए जब तक कि पानी उबलने लगे। तो बोलता है कि एक टीन का डब्बा लीजिए और बोलता है आधा गिलास में पानी भर दीजिए, उसको मोमबत्ती से गर्म करने के लिए बोला गया जब तक पानी उबलने लगे। जैसे चित्र 8.2 में दोस्तों, चित्र 8.2 में देखिए, इसमें पानी डाला गया, उसमें देखिए कि गर्म पानी यहाँ दिखाया गया कि कैसे कि गर्म जल में भरा डिब्बा जिसे ठंडा किया जा रहा है कि ये गर्म पानी है, उसको फिर दोबारा इसको पानी डाल के ठंडा किया जा रहा है। कि पानी को कुछ मिनट तक उबलने दीजिए और मोमबत्ती को बुझा दीजिए। तत्काल ही डिब्बे का ढक्कन कसकर बंद कर दीजिए। कि गर्म डिब्बे को बंद करने में सावधानी बरतें। अब डिब्बे को सावधानी से धातु के गहरे पात्र अथवा वॉश बेसिन में रख दीजिए। कि डब्बे पर ठंडा पानी डालिए और क्या डिब्बे के आकार में कोई परिवर्तन आता है। ऐसे बोला गया कि दोस्तों कि पानी को कुछ मिनट तक तो उबलने के बाद मोमबत्ती बुझा दीजिए। तत्काल डिब्बे को ढक्कन कसकर बंद कर दीजिए और गर्म डिब्बे को बंद करने में सावधानी बरतें। तो अब डब्बे को सावधानी से धातु के गहरे पात्र अथवा वॉश बेसिन में रख दीजिए। तो बोलता है कि गहरे पात्र या वॉश बेसिन में रख दीजिए, डब्बे को ठंडा पानी डालिए और बोलता है डब्बे के ऊपर ठंडा पानी डालने के लिए जो गर्म डब्बे है, जो मोमबत्ती से गर्म किया था उसके ऊपर गर्म डब्बे को ठंडा करने के लिए उसको पानी डाल के ठंडा करने के लिए। तो क्या डब्बे के आकार में कोई परिवर्तन आता है? तो बोलता है कि जब डब्बा को ठंडा करते हैं क्या उसके आकार में कोई परिवर्तन आता है? जब दोस्तों गर्म होता है तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। जब ठंडा करते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, अपनी स्थिति में आ जाते हैं। जो गर्म करने पर जो फैलता है और ठंडा करने पर जो उसी को जाता है, अपनी स्थिति में आ जाते हैं। और इसके साइंस के बारे में जानते हैं कि इसके साइंस कि गर्म पानी जब भरा है डिब्बा में ठंडा किया जा रहा है। इसमें देखिए दोस्तों, पानी ये गर्म डब्बा है, इसको पानी डाल के इसको क्या किया जा रहा है, इसको ये गर्म डब्बा है, इसको पानी डाल के ठंडा किया जाता है। गर्म डब्बा ये तो गर्म होकर तो फैलता है। कोई भी वस्तु को जब गर्म किया जाता है वो क्या करते हैं दोस्तों, अपनी आकृति में परिवर्तन होता है, वो फैल जाता है अपनी आकृति में। कि इसी तरह ये जब ऊपर से जब पानी डाला जाता है तो क्या होता है, अपनी स्थिति में अपने जो आकृति थी एकदम नॉर्मल उसमें अपनी आकृति में आ जाते हैं। आइए आगे बात करते हैं इसके जाने। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि डब्बे का आकार विरूपित क्यों हो जाता है? यदि आपको टीन का डिब्बा न मिल पाए तो आप प्लास्टिक की बोतल लीजिए। यदि आप टीन का डिब्बा नहीं मिले तो प्लास्टिक बोतल लीजिए और इसे गर्म जल से भर दीजिए। बोतल को खाली करके इसे तत्काल कसकर बंद कर दीजिए। कि बोला गया कि गर्म जल लीजिए और बोतल को खाली करके और इसे कसकर बंद कर दीजिए। अब बोतल को नल के बहते पानी के नीचे रख दीजिए। तो अपने कुछ अनुभवों को याद करने का प्रयास कीजिए कि जब आप पतंग उड़ाते हैं तो क्या आपके पीछे से आती पवन सहायक होती है? कि हाँ दोस्तों, जब पतंग उड़ाते हैं तो क्या उसको पतंग उड़ाने में कौन पवन साथ देते हैं? जब पवन की वेग चलती है तो तभी जाकर पतंग उड़ती है। तो आगे यदि आप किसी नौका में हैं तो क्या इसे चलाना आसान होगा?
यदि नौका में तो कि होता है कि नौका भी दोस्तों दोस्तों वायु के वेग पर डिपेंड करता है कि नाव को भी कि वायु की सहायता से नाव चलने में बहुत सहायता करते हैं कि यदि पवन उस दिशा की विपरीत दिशा में आ रही हो तो आप नौका को ले जाना कठिन हो जाता है दोस्तों। जब नाव दिशा में जाया जाता है उस दिशा में यदि उसके विपरीत दिशा में यदि वायु चले तो नौ को सहायता नहीं पड़ पाती है और नौ को जाने में दिक्कत आ जाती है कि ले जाने में दिक्कत आती है। क्या आप पवन को दिशा के प्रतिकूल साइकिल चलाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं कि हाँ दोस्तों कि जब भी आप की साइकिल पवन की विपरीत दिशा में यदि साइकिल चलाओ देखो कितनी कठिनाई होती है कि ऐसा लगेगा कि पवन विपरीत दिशा में कभी साइकिल रुक भी जाती है, इतनी पवन की तेज होती है। कभी आप ये चीज अनुभव करना कि जैसे रोड पर साइकिल चलाते हैं तो विपरीत दिशा में यदि पवन बहुत तेज गति से चल रही है उसके विपरीत दिशा में साइकिल चलाते कभी धीरे धीरे चलते चलते एकदम रुक जाती है। तो आप जानते हैं कि हमें साइकिल के टायर को कसा हुआ रखने के लिए उसका ट्यूब में हवा भरनी पड़ती है। आप यह भी जानते हैं कि यदि साइकिल की ट्यूब में बहुत अधिक हवा भर दी जाती है तो वो फट जाती है कि ट्यूब के भीतर हवा क्या करती है। तो अपने मित्रों के साथ मिलकर इस पर चर्चा कीजिए कि साइकिल की ट्यूब में हवा कैसे उसके आकार को बनाए रखती है। कि ये सभी अनुभव हमें यह आभास देते हैं कि वायु दाब डालती है। इस दाब के कारण ही पवन द्वारा वृक्षों की पत्तियां बैनर अथवा ठंड या डंडे लहराते हैं। आप कुछ अन्य अनुभव की बता सकते हैं कि जो प्रदर्शित करते हैं कि वायु दाब डालती है। कि आइए अब हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि डब्बा अथवा बोतल विरूपित क्यों हो गया था। जब डब्बे पर पानी डाला जाता है तो डब्बे के अंदर की कुछ भाप जल में संघनित हो जाती है कि तो जब क्या होता है कि दोस्तों की डब्बे के अंदर की कुछ भाप जल में संघनित हो जाते हैं उसे और जिसे भीतर की वायु की मात्रा कम हो जाती है कि परिणाम स्वरूप डिब्बे के भीतर वायु का दाब डिब्बे के बाहर की वायु के दाब से कम हो जाती है और दाब की इस अंतर के कारण डिब्बा पिचक जाती है। कि होता है क्या दोस्तों कि जब हम समझने का प्रयास करते हैं कि डब्बा और बोतल विरूपित क्यों हो जाते हैं। जब डब्बे पर पानी डाला जाता है तो डिब्बे के अंदर कुछ भाप जल में संघनित हो जाते हैं। डब्बे के अंदर जो कुछ भाप है ना वो जल में क्या होते हैं संघनित हो जाते हैं जिससे भीतर की वायु की मात्रा कम हो जाती है और परिणाम स्वरूप क्या होते हैं दोस्तों कभी देखना कि जैसे एक बोतल के उस गर्म पर तो होता है कि दोस्तों एकदम डब्बे क्या होते हैं कि पिचक जाते हैं। कि होता है कि उसमें उसके अंदर की वायु क्या होती है जो भाप में संघनित हो जाते हैं कि परिणाम स्वरूप डब्बे के भीतर की वायु की दाब के बाहर की वायु से कि होता है कि डब्बे के भीतर की वायु होता है ना कि दाब के डिब्बे के बाहर की वायु से कम हो जाती है कि दाब के अंदर जो डब्बे का बाहर की वायु से क्या होते हैं वो कम हो जाती है जिसके कारण वो क्या होते हैं पिचक जाते हैं कि बाहर की वायु को ज़्यादा महसूस होता है अंदर की वायु कम महसूस होता है जिसके कारण वो पिचक जाती है। ये साइंस है, इसको जानना। कभी देखना कि दोस्तों अंदर जब डिब्बे गर्म हो जाते हैं अंदर की वायु जो संघनित होते हैं वो क्या होते हैं संघनित हो जाती है वो भाप में। तो होता है कि बाहर की वायु ज़्यादा होते हैं तो वो पिचक जाते हैं। यही होता है, यही साइंस है। कि आइए जानते हैं इसके और इसके बारे में कि ये क्रियाकलाप पुनः पुष्टि करता है कि वायु दाब डालती है। यह क्या होता है कि बाहर की वायु जो कम अधिक हो जाती है ये क्रियाकलाप क्या पुष्टि करती है दोस्तों कि वायु क्या करती है दाब डालती है। कि जैसे अंदर की जैसे डब्बे के अंदर की जो गर्म किया था मैंने तो उसको तो वो क्या होता है कि अंदर की वायु क्या होते हैं वो संघनित हो जाते हैं कि वो भाप के रूप में संघनित हो जाते हैं और बाहर क्या होते हैं बाहर की वायु जो अधिक होते हैं वो दबाव डालते हैं जिस कारण वो डब्बे क्या होते हैं पिचक जाते हैं। ये होता है। पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब घट जाती है कि पवन का वेग क्या होता है बढ़ने पर वायु दाब क्या होते हैं जब पवन का वेग बढ़ जाती है वायु का दाब घट जाती है। जब पवन देखना दोस्तों कि आइए जानते हैं इसकी क्रियाकलाप की जानना में जब पवन बढ़ते हैं तो वायु दाब कैसे घट जाता है। तो इसकी क्रियाकलाप से समझेंगे कि कागज के एक टुकड़े को मोड़कर किसी खाली बोतल के मुख से कम आमाप की गेंद जैसा आकार बनाइए। कि बोला गया कागज के एक टुकड़े को मोड़कर किसी खाली बोतल में मुख से के कम आमाप वाले गेंद जैसा आकार बनाइए और खाली बोतल को पकड़कर उसके मुंह के पास कागज को गेंद को रख दीजिए। अब फूंक इसमें देखिए दोस्तों क्रियाकलाप में दिखाया गया कि अब फूंक मारकर गेंद को बोतल के भीतर डालने का प्रयास कीजिए। ये चित्र 8.3 देखिए दोस्तों, ये 8.3 में चित्र में दिखाया गया कि ये चित्र 8.3 में दिखाया गया कि बोतल में फूंक मारना। कि इसमें बोला गया कि कागज के एक टुकड़े को मोड़कर किसी खाली बोतल के मुख में कम आमाप ताकि आसानी उसमें जा सके कम आमाप वाली गेंद के आकार बनाइए और खाली बोतल के पकड़कर उसके मुख के कागज की गेंद को बोलता है कि रखने के लिए कि कम आमाप वाली उस बोतल के मुख पर रखने के लिए और उसको फूंक मारकर गेंद को बोतल के भीतर डालने के लिए। अब देखें कि वो हवा की तेज गति के कारण वो क्या होते हैं अंदर चले जाएंगे। देखिए दोस्तों यही बताया गया है इसके बारे में कि इस क्रियाकलाप को विभिन्न आमापों बोतलों के साथ करने का प्रयास करें। अपने मित्र से भी फूंक मारकर गेंद को बोतल के भीतर डालने का प्रयास करने को कहिए। तो पहले और बुझो जानना चाहते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए। कागज की गेंद को फूंक मारकर बोतल में डालना कठिन क्यों होता है। कि बोला कि कागज को बोतल के मुंह पर जब कागज के टुकड़े रखे थे तो फूंक मारकर उसमें जाना क्यों कठिन होता है। कि आइए आगे और क्रियाकलाप से समझेंगे। जैसे गुब्बारा का फुलाना 8.3 में दिखाया गया है क्रियाकलाप 8.3 गुब्बारा का फुलाना। दो गुब्बारे के बीच में फूंक मारना दिखाया गया है कि लगभग समान आमाप के दो गुब्बारे लीजिए गुब्बारे में थोड़ा पानी भर दीजिए। कि गुब्बारे में थोड़ा पानी भर दीजिए दोनों गुब्बारों को फुलाकर प्रत्येक को धागे से बांध दीजिए। कि बोला गया लगभग समान आमाप के दो गुब्बारे लीजिए और गुब्बारे में थोड़ा पानी भर दीजिए और दोनों गुब्बारों को फुलाकर प्रत्येक को धागे से बांध दीजिए। बोला कि दोनों गुब्बारे को फुलाकर प्रत्येक को धागे से बांध देने के लिए गुब्बारे को साइकिल के स्पोक अथवा किसी छड़ से 8 या 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लटका दीजिए। कि चित्र 8.4 में देखिए। चित्र 8.4 में दो गुब्बारों को लिया गया और किसी धागे या किसी के सहायता से बीच गुब्बारे के बीच का जो फूंक मार के लटकाया गया। आइए देखिए आगे बात करते हैं किसके बारे में। दो गुब्बारे के बीच के स्थान में फूंक मारिए और आपके विचार में क्या होना चाहिए कि आप क्या देखते हैं कि गुब्बारे के बीच में फूंक मारने के लिए विभिन्न तरीके अपनाएं और देखें कि क्या होता है। कि उसमें पानी भरा है दोस्तों उसको फूंक मारने पर वो क्रियाकलाप और देखते हैं कि क्या होता है। कि क्या आप फूंक मारकर कागज की पट्टी को उठा सकते हैं। कि
कि कागज की पट्टी के ऊपर फूंक मारना कि लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर चौड़ी कागज की पट्टी को अपने अंगूठे और तर्जनी के बीच इस प्रकार पकड़िए कि पट्टी का अधिकांश भाग नीचे की ओर लटका रहे। जैसा कि चित्र 8.5 में दिखाए गए हैं, कि चित्र 8.5 में दिखाया गया कि अब कागज की पट्टी के ऊपर से फूंक मारिए कि पहले की विचार है कि ये पट्टी ऊपर उठ जाएगी, कि जबकि बुझो सोचता है कि पट्टी नीचे झुक जाएगी, कि आपके परीक्षक किसे सही सही सिद्ध करते हैं। कि आइए हम क्रियाकलाप 8.2, 8.3, 8.4 के परीक्षणों को समझने का प्रयास करें। क्या आपके परीक्षणों आपकी आशा के अनुरूप है, अर्थात वे वैसे ही हैं जैसा आपने सोचा था? क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कि पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब कम होता है? कि क्या होता है कि पवन का वेग बढ़ने से क्या होता है, वायु दाब कम होता है? कि आपने सोचा है कि जब हम बोतल के मुंह पर फूंक मारते हैं तो मुंह के पास वायु का वेग अपेक्षाकृत अधिक हो जाते हैं। हाँ दोस्तों, जब भी बोतल की मुंह पर जो कागज के टुकड़े जो फूंक मारते होते हैं कि क्या होते हैं, वायु का वेग अपेक्षाकृत अधिक हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, बोतल के मुंह पर जो कागज के टुकड़े जो रखे हुए थे, जो गेंद के आकार के, वो अंदर चले जाते हैं वायु का वेग अधिक होने के कारण। कि इससे वहाँ का दाब घट जाता है, कि इसे वायु का दाब क्या होता है, घट जाता है। वो बोतल के भीतर वायु का दाब के मुंह के निकट के दाब से अधिक हो जाता है, कि बोतल के अंदर का दाब घट जाता है और मुंह के निकट के दाब से अधिक हो जाता है। कि इसी कारण से बोतल के भीतर की वायु को गेंद को बाहर की ओर धकेल देती है। इसमें बोला गया है कि जब हम बोतल के मुंह पर फूंक मारते हैं तो मुंह के पास वायु के वेग अपेक्षाकृत अधिक हो जाते हैं, मुंह के पास वायु की दाब अपेक्षाकृत क्या होते हैं, अधिक हो जाते हैं, और इससे वहाँ वायु घट जाती है, उससे वहाँ वायु घट जाते हैं, और बोतल के भीतर वायु दाब मुंह के निकट के दाब से अधिक हो जाती है, कि मुंह के निकट के दाब से अधिक हो जाती है। इसी कारण से बोतल के भीतर की वायु को गेंद को बाहर की ओर धकेल देती है, कि मुंह के निकट की वायु को दाब अधिक हो जाती है, और इसी कारण से क्या होते हैं कि बोतल के भीतर की वायु को गेंद को बाहर की ओर धकेल देती है। क्रियाकलाप 8.3 में आपने देखा कि जब आप गुब्बारे के बीच में फूंक मारते हैं तो वे एक दूसरे की ओर आने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? कि यह तब संभव होगा जब गुब्बारे के बीच के स्थान की वायु का दाब किसी तरह कम हो जाए। जब गुब्बारे के दूसरी ओर बाहर की दाब उन्हें एक दूसरे की ओर धकेला। कि बोला गया कि क्रियाकलाप 3 में कि गुब्बारे के बीच फूंक मारते हैं तो एक दूसरे की ओर आने का प्रयास करते हैं, और यह तब संभव होता है जब गुब्बारे के बीच के स्थान की वायु का दाब किसी तरह कम हो जाता है। वायु का दाब किसी तरह कम हो जाता है, तब वो गुब्बारे एक दूसरे की ओर और दाब उन्हें एक दूसरे की ओर धकेलता है। कि होता है कि दोस्तों, जब गुब्बारे के बीच की वायु का दाब कम हो जाते हैं तो गुब्बारे क्या होते हैं कि एक दूसरे की ओर और दाब कम होने उन्हें एक दूसरे की ओर धकेलता है, कि एक दूसरे की ओर आने का प्रयास करते हैं। और यह तब संभव होता है जब गुब्बारे के स्थान की वायु का दाब किसी तरह क्या होते हैं, दो गुब्बारे के स्थान की वायु का दाब किसी तरह कम हो जाते हैं, तो गुब्बारे एक दूसरे की ओर और दाब उन्हें एक दूसरे की ओर धकेलता है। दो गुब्बारे के ऊपर के बीच जब गुब्बारे का दाब कम हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं कि गुब्बारे एक दूसरे की ओर धकेलता है। कि क्रियाकलाप 8.4 में आपने देखा कि जब आप कागज की पट्टी के ऊपर से फूंक मारते हैं तो यह ऊपर की ओर उठ जाते हैं। कि पुनः ऐसा तब संभव होगा जब कागज में फूंक मारने पर पट्टी के ऊपर दाब कम हो जाता है। कि होता है कि दोस्तों, कि आप आपने जब देखा होगा कि कागज की पट्टी के ऊपर जब फूंक मारते हैं तो क्या होता है कि ऊपर की ओर उठ जाती है। तो ऊपर की ओर क्यों उठती है दोस्तों? यहाँ देखो जैसे एरोप्लेन उड़ते हैं, तो यहाँ वही कॉन्सेप्ट यहाँ देखते हैं कि एरोप्लेन जब हवाई जहाज उड़ते हैं तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ दिखाया गया है कि जब भी की पट्टी के ऊपर हम कागज की पट्टी की ओर फूंक मारते हैं तो यह ऊपर की ओर उठ जाती है। या सेम टू सेम जहाज जब उड़ते हैं तो सेम टू सेम यही घटना होती है एरोप्लेन के जो दोस्तों होते हैं कि ये जब ऊपर की ओर उठ जाती है तो ऐसा यह पुनः तब संभव होता है जब कागज में फूंक मारने पर पट्टी के ऊपर दाब कम हो जाते हैं। कि दोस्तों क्या होते हैं, एरोप्लेन कब उड़ते हैं कि जैसे दोस्तों कि होता है क्या कि जैसे बहुत जो वायु का प्रहार होते हैं, उसके पंख, एरोप्लेन के पंख वायु का प्रहार होते हैं, जिसके कारण होते हैं कि दोस्तों जो बाहर जो फ्लाई करने वाले जो बाहर के पंख होते हैं, कि वो होते हैं कि क्या उस पर वायु का दबाव अधिक होता है, जिस कारण वो पीछे का वायु का दाब कम होते हैं। वायु का दाब कम होने के कारण होते हैं, वायु का दाब जोर मारते हैं, कि तो वो वायु का दाब कम होने के लिए वो बाहरी वायु दाब जोर से आते हैं कि उस पर ऊपर कम वो जो कम वायु दाब को घेरने के लिए, जिसके कारण क्या होते हैं कि जैसे एरोप्लेन ऊपर उठ जाते हैं, इसके कारण उड़ते हैं। यही कॉन्सेप्ट यहाँ समझाया गया है कि जब आप कागज की पट्टी के ऊपर फूंक मारते हैं तो यह कागज की ऊपर की ओर उठ जाती है। पुनः ऐसा तब संभव होगा जब कागज में फूंक मारने पर पट्टी के ऊपर दाब कम हो जाता है। कि जब कागज कब उठती है, जब कागज के ऊपर की वायु दाब कम हो जाती है। इसी तरह वायु एरोप्लेन की पंख के ऊपर वायु दाब कम होते कारण जो कम होने का जो बाहर की वायु है, तो उस वायु दाब का स्थान लेने के लिए जोर से दबाव डालते हैं, जिस कारण एरोप्लेन ऊपर उठ जाते हैं। सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट दिखाया गया है कि हम देखते हैं कि पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब वास्तव में कम हो जाता है। कि क्या होता है कि दोस्तों, पवन का वेग बढ़ने से क्या होता है कि वायु दाब वास्तव में कम हो जाता है जब पवन का वेग बढ़ते हैं। तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा जब तीव्र वेग पवन जब भवनों या झोपड़ी की छत के ऊपर प्रभावित होते हैं। कि दोस्तों क्या होते हैं, देखना कभी-कभी क्रियाकलाप देखना, जो जैसे झोपड़ी होते हैं कि दोस्तों क्या होते हैं, एक घर है, झोपड़ी होते हैं। तो आपने ये देखना, गाँव में देखना दोस्तों कि ऊपर की जैसे किसी का टीन की घर है या झोपड़ी होते हैं, कि होते हैं क्या होते हैं कि देखना किसी की झोपड़ी क्यों उड़ जाते हैं। उड़ते इसके पीछे साइंस क्या है कि दोस्तों, कि क्या होते हैं, झोपड़ी के ऊपर की वायु दाब कम हो जाएगा, कि अंदर की वायु दाब अधिक हो जाते हैं, जिस कारण झोपड़ी के ऊपर की वायु दाब कम हो जाती है, जिस कारण झोपड़ी को ले देकर पवन क्या करते हैं, उड़ जाते हैं, झोपड़ी उड़ जाते हैं। कि यही कॉन्सेप्ट यहाँ बताया गया है कि
भवनों झोपड़ियों का छत के ऊपर प्रभावित होते हैं कि यदि यदि छत कमजोर होगी होगी तो वो ऊपर की ओर और उठ जाती है कि ऊपर क्यों उठ जाती है, क्योंकि यहाँ सेम टू सेम एरोप्लेन भी इसी तरह उड़ते हैं दोस्तों। कि क्या होता है, एरोप्लेन के पंख के ऊपर वायुदाब कम होते हैं, जिस कारण ये नीचे की ओर वायुदाब अधिक होते हैं, जिस कारण उड़ते हैं। सेम टू सेम यहाँ झोपड़ी के ऊपर दिखाया गया कि झोपड़ी के ऊपर वायुदाब कम होते हैं, झोपड़ी के नीचे और वायुदाब अधिक होने के कारण वो झोपड़ी क्या करते हैं कि अधिक अधिक तूफान आंधी आने को एकदम ले दे उड़ जाते हैं कि झोपड़ी या टीने के घर है। कि यदि आप कभी ऐसा देखते हैं तो उसे अपने मित्रों को बताइए कि आइए आइए हम यह समझने का प्रयास करें कि पवन कैसे बनती है, यह वर्षा कैसे लाती है, और कभी-कभी यह विनाशकारी कैसे हो जाते हैं। कि पवन ये दोस्तों इससे जानो दोस्तों कि पवन कैसे बनती है, वर्षा कैसे होती है और कभी-कभी विनाशकारी कैसे हो जाती है। कि आप यह जानते हैं कि गतिशील वायु पवन कहलाती है। गतिशील वायु क्या कहलाती है? पवन कहलाती है दोस्तों। पवन सदैव अधिक वायु दाब दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। क्या क्या कहते हैं कि दोस्तों कि पवन पवन सदैव क्या कहते हैं? पवन सदैव अधिक वायु वाले क्षेत्र से कम वायु वाले क्षेत्र की ओर गति करते हैं। कि पवन हमेशा क्या करते हैं दोस्तों, जहाँ वायु दाब कम होते हैं वहीं होते हैं। जैसे दोस्तों आपने इससे पहले की कक्षा में हमें पढ़ा है कि जैसे दिन के समय में क्या होता है कि दोस्तों कि जैसे एक समुद्र में क्या होते हैं कि समुद्र जब ठंडा होते हैं और स्थल में जब गर्म होते हैं, कि स्थल के वायु दाब क्या होते हैं दोस्तों, कम होते हैं, समुद्र के वायु दाब ज़्यादा होते होने के कारण क्या होता है, समुद्री हवा क्या होता है, स्थल की ओर जाने लगता है। तो रात में क्या होता है कि समुद्र के वायु दाब कम होते हैं, समुद्र गर्म होते हैं, स्थल के वायु दाब ठंडे होते हैं, जिस कारण स्थल की वायु दाब क्या होते हैं कि गर्म, ये समुद्र की वायु दाब जो कम वायु दाब होते हैं उसकी समुद्र की ओर आने लगते हैं। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं इसके साइंस के बारे में। कि वायु दाब के बीच जितना अधिक अंतर होगा, पवन का वेग उतना ही अधिक होगा। कि दोस्तों क्या होता है कि जहाँ वायु दाब कम होता है, जहाँ वायु दाब अधिक होता है, तो वायु दाब कम होने के कारण जहाँ वायु दाब अधिक होता है वो कम वायु दाब को उसके स्थान लेने के लिए बहुत तेज वेग से पवन आते हैं, जिसके कारण वो वेग होते हैं। लेकिन प्रकृति में विभिन्न क्षेत्रों के वायु के दाब में विभिन्नता कैसे उत्पन्न होती है? क्या ताप में भिन्नता के कारण ऐसा होता है? निम्नलिखित क्रियाकलाप के ऐसे समझने की आपकी सहायता करेंगे कि गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है। कि क्या होता है, गर्म किए जाने पर वायु का क्या होता है, प्रसार होता है। जब भी किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो वहाँ क्या होता है दोस्तों, वायु का फैलाव होता है, प्रसार होता है। क्या ये क्रियाकलाप 8.5 से क्रियाकलाप से समझते हैं कि कैसे वायु का प्रसार होता है, गर्म करने पर वायु का प्रसार कैसे होता है, क्रियाकलाप से समझेंगे। एक क्वेश्चन नली लीजिए। बोला गया कि क्वेश्चन नली लीजिए, नली के मुँह पर एक गुब्बारे को कसकर लगाइए। कि बोला कि एक क्वेश्चन नली लीजिए और नली के मुँह पर एक गुब्बारे को कसकर लगाइए। और आप इसे कसने के लिए टेप का उपयोग भी कर सकते हैं। कि आप इसे कसने के लिए टेप का उपयोग कर सकते हैं। कि किसी बीकर में लगभग 2/3 ऊंचाई तक गर्म जल डाल दीजिए। कि बोलता है कि किसी बीकर में लगभग 2/3 ऊंचाई तक गर्म जल डालिए। गुब्बारे लगी क्वेश्चन नली को गर्म जल में इस प्रकार रखिए। गुब्बारे लगी क्वेश्चन नली को गर्म जल में इस प्रकार रखिए। गुब्बारे जल से बाहर चित्र 8.6 में दिखाया गया गर्म और ठंडे जल में गुब्बारे का आकार। कि क्वेश्चन नली के मुंह पर बंधा गया गुब्बारा गर्म जल में डूबी हुई क्वेश्चन नली और बर्फ के ठंडे जल में डूबी हुई क्वेश्चन नली। इसमें ये साइंस इसके बारे में देखिए दोस्तों कि इसमें बोला गया कि 3 चीज़ के बारे में बोला कि जब क्वेश्चन नली को मुंह पर बांध दिया जाता है, जब गर्म में डूबी क्वेश्चन जब ठंडा किया जाता है, तो क्या होता है कि इसमें ये तीनों दिखाया गया है। कि तीनों चीज़ ये जब होता है कि जब इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है कि गुब्बारे फूल जाते हैं उसमें गर्म, और जब ठंडा करते हैं फिर सुखो जाते हैं। ये साइंस दिखाया गया है। उसके बारे में जानते हैं कि 2-3 मिनट तक यह देखिए कि गुब्बारे के आकार में, कि इससे पहले गुब्बारे को क्वेश्चन नली को गर्म करने पर इस प्रकार रखिए कि गुब्बारा जल से बाहर रहे। जैसे गुब्बारा क्या जल से बाहर रहे, चित्र 8.6 दिखाया गया कि 2 या 3 मिनट तक यह देखिए कि क्या गुब्बारे के आकार में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नली को जल से बाहर निकाल लीजिए। क्वेश्चन नली को जल से बाहर निकाल लीजिए और उसे कमरे के ताप पर ठंडा होने दीजिए। बोलते हैं ठंडा होने दीजिए। तो आप एक अन्य बीकर में भी थोड़ा बर्फ का ठंडा जल लीजिए। बोला कि एक अन्य बीकर में बर्फ की ठंडा जल लीजिए और क्वेश्चन नली को पहले की भांति 2-3 मिनट के लिए ठंडे जल में रख दीजिए। कि यहाँ दोस्तों यहाँ ठंडे जल में, यहाँ सबसे पहले ये जल में लिया, इसको गर्म कर लिया गया, इसको गुब्बारे फूल गया, इसको ठंडे जल में लिया गया, इसको सुखड़ गया है। तो आइए और क्या बोला गया है कि इसमें कि दीजिए गुब्बारे के आकार में होने वाले परिवर्तन को नोट कीजिए। कि गुब्बारे के आकार में होने वाले परिवर्तन को बोलता है कि नोट करने के लिए कि बोलता है कि अपने परीक्षण के आधार पर निम्न प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। कि क्वेश्चन नली को गर्म, तो बोलता है क्वेश्चन नली को गर्म जल में रखने पर गुब्बारा क्यों फूल जाता है। कि बोला गया कि क्वेश्चन नली को गर्म करने पर गुब्बारा क्यों फूल जाता है। जब क्वेश्चन नली को गर्म किया जाता है गुब्बारा क्यों फूलता है। वही गुब्बारा क्वेश्चन नली को जब ठंडे रखने पर पिचक क्यों जाता है। बोलते जब करने वही बोला गया दोस्तों यहाँ देखिए कि जब इसको गुब्बारा का दोस्तों की जब इसको क्वेश्चन नली में गर्म करते ये फूल गया, या जब क्वेश्चन नली को ठंडा गोबर में रहते ये पिचक गया। तो यही सवाल पूछा गया कि आइए आगे जानते हैं इसके बारे में कि तो क्या हम पहले ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वायु गर्म किए जाने पर फैलते हैं। कि क्या होता है, इसे निष्कर्ष यही निकलता है दोस्तों, जब वायु गर्म करते हैं क्या होता है, फैलते हैं, अर्थात उसमें प्रसार होता है। यही दिखाया गया इसमें कि दोस्तों ये देखो, इसको गर्म करने पर क्या हुआ, इसमें वायु फैल गया या प्रसार हुआ वायु को। ये ठंडा करने पर क्या हुआ, वायु ये क्या हुआ, प्रसार, ये सिकुड़ गया। ये दिखाया गया किसी चीज़ को, यह निष्कर्ष ये निकलता है किसी चीज़ को गर्म करने पर क्या होता है, वायु का प्रसार होता है या फैल जाता है। ये दिखाया गया है। ठंडा करने पर क्या होता है, पिचक जाता है, सुखड़ जाता है। यही निष्कर्ष निकलता है इससे।
अर्थात उससे प्रसार तो क्या आप यह बात कर बता सकते हैं कि ठंडी किए जाने पर क्वेश्चन नल के भीतर वायु क्या होता है? कि संभवतः आपको क्रियाकलाप 8.6 बहुत रोचक लगेगा। इससे आपको गर्म वायु के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलेगा। आइए क्रियाकलाप 8.6 और समझते हैं क्रियाकलाप 8.6 से कि और समझते हैं कि वायु के बारे में। उसके और समान व माप की कागज की 2 खाली थैलियाँ बोला कि अथवा कागज की 2 थैलियाँ कप लीजिए। दोनों थैली को धातु या किसी लकड़ी की किसी की छड़ के दोनों किनारों से लटका दीजिए। ध्यान रखें कि कागज की थैलियाँ थैलियाँ आपसे या कपों के बहुत मुख नीचे की ओर, बोलता है कि बहुत नीचे की ओर, ताकि जल न जाए। लटका दीजिए थैलियों या कपों के नीचे की ओर है कि सावधानी बोला कि जलती हुई मोमबत्ती को सावधानी से पकड़िए और यह ध्यान रखें कि उसकी लौ कागज की थैली से पर्याप्त दूर है। बोलते हैं कि दूर रखने के लिए बोला गया। एक थैली को लटका करके बोलता है कि मोमबत्ती को जलाइए, उसको दूर रखिए। ऐसा नहीं है कि वो कागज की थैली जल जाए, उसको दूर रखने के लिए बोला गया कि छड़ के मध्य में यह धागो बांधकर उसे धागे से इस प्रकार पकड़े जैसा कि जैसे चित्र 8.7 जैसे चित्र 8.7 में दिखाया गया दोस्तों कि यहाँ देखा गया कि यहाँ किस तरह से ये थैलियाँ हैं, थैली लटका हुआ है। इसको जब इसको गर्म किया गया है तो ये किस तरह से यह ऊपर उठती हुई गर्म वायु थैली को संतुलित। अब देखिए क्या होता है कि अब किसी एक थैली के नीचे चित्र में दिखाए गए अनुसार जलती मोमबत्ती को रखिए। अब किसी एक थैली के नीचे चित्र में दिखाए गए अनुसार जलती मोमबत्ती को रखिए कि देखिए कि क्या होता है कि थैलियों का संतुलन क्या होता है, बिगड़ जाता है दोस्तों। यहाँ देखिए कि होता है कि यहाँ थैली का संतुलन बिगड़ गया। जो जलती हुई मोमबत्ती के नीचे ऊपर उठ गया, ये नीचे हो गया। कि आइए और बढ़ते हैं कि यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि गर्म होने पर क्या होता है, वायु की ऊपर की ओर उठता है। यह क्रियाकलाप देखो दोस्तों कि यहाँ थैलियों का संतुलन बिगड़ गया। इसे क्या निष्कर्ष निकलता है, गर्म होने पर वायु क्या होता है, ऊपर की ओर उठता है। यहाँ देखो यहाँ गर्म के नीचे की ओर है। यह निष्कर्ष ये निकलता है कि जैसे कि मोमबत्ती की लौ को गर्म वायु के ऊपर उठती है, यह थैली के ऊपर ले जाते हैं, यह संतुलन बिगड़ जाता है। यह सुझाता है कि गर्म वायु ठंडी वायु से हल्की होती है। क्या होता है कि यह संतुलन बिगड़ना यह सुझाता है कि गर्म वायु क्या होता है दोस्तों, ठंडी वायु से हल्की होती है। गर्म वायु हल्की होती है, ठंडी वायु भारी होती है। यह दर्शाता है गर्म वायु ठंडी वायु से हल्की होती है। क्या आप यह समझा सकते हैं कि धुआं ऊपर क्यों उठता है? कि क्या आप यह समझा सकते हैं कि धुआं ऊपर क्यों उठता है? कि यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि गर्म किए जाने पर वायु प्रसार क्यों होते हैं? कि होता है कि गर्म किए जाने पर वायु प्रसार क्यों होते हैं? और वह अधिक स्थान घेरती है। वो अधिक स्थान घेरती है जब कोई दी गई वस्तु पहले से अधिक स्थान घेरती है। कि क्या होता है कि दोस्तों कि जब कि याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि गर्म किए जाने पर क्या होता है, वायु का प्रसार होता है। कि गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है तो वह अधिक स्थान घेरती है। वो अधिक स्थान घेरती है। जब कोई दी गई वस्तु पहले से अधिक स्थान घेरती है तो वो हल्की प्रतीत होती है। कि जब कोई वस्तु स्थान घेरती है हल्की प्रतीत होती है। इसलिए गर्म वायु और ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। कि दोस्तों आपने देखना कि गर्म वायु हमेशा ऊपर उठती है, गर्म वायु हमेशा ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। यही कारण गर्म वायु ऊपर की उठती है। यही कारण है कि धुआं ऊपर उठती है। धुआं क्या होता है, गर्म वायु दोस्तों, इस कारण धुआं ऊपर उठती है। देखना जब भी गर्म होता है एकदम ऊपर की ओर उठती है। प्रकृति में अनेक ऐसी स्थितियां होती है जहां किसी स्थान या क्षेत्र से वायु गर्म होने के कारण ऊपर उठती है। ऐसी स्थिति में उस स्थान का वायु दाब कम होती है। कि ऐसी स्थिति में क्या होता है वो कि बोला गया जहाँ किसी स्थान या कि प्रकृति में अनेक स्थितियाँ होती है कि अनेक स्थितियाँ होती है जहाँ किसी स्थान का क्षेत्र में वायु गर्म होने के कारण ऊपर उठती है। कि ऐसी स्थिति में उस स्थान का वायु दाब कम होती है। कि जहाँ होती है कि दोस्तों जो ऐसी स्थिति में जहाँ वायु दाब गर्म होने के कारण ऊपर उठती है, तो जो जहाँ वायु दाब ऊपर उठने का कारण है दोस्तों, वहाँ वायु दाब क्या है, कम है। इसलिए वहाँ गर्म वायु क्या होते हैं कि ऊपर उठती है। कि वायु दाब कम होने के कारण गर्म वायु दाब ऊपर उठती है। यही इसका निष्कर्ष निकलता है। कि फलस्वरूप उस स्थान के आसपास के क्षेत्र में ठंडी वायु प्रभावित होती है। कि दोस्तों देखना कि जहाँ आग लग जाती है बहुत तेज, जैसे दिल्ली में दोस्तों भवन में आग लग गई, वो वहाँ होता है कि जिसमें बहुत धुएं से बहुत तेज धुआं ऊपर की ओर जाती है और बाहर की वायु क्या होती है उस स्थान लेकर जोरों से आती है। क्या होते हैं जिसके कारण धुआं बहुत तेजी से ऊपर उठते हैं। कि परिणाम स्वरूप होते हैं कि आसपास के क्षेत्र में ठंडी वायु प्रभावित होकर उस स्थान को घेर लेती है। तो इससे वायु में संवहन धाराएं प्रभावित होती हैं। कि दोस्तों क्या होते हैं कि आपने कि ऐसा नज़ारा देखा होगा कि कभी अपने कि जब वायु गर्म होने के कारण उठती है तो ऐसी स्थिति में उस स्थान का वायु कम हो जाती है। कि जब कोई वायु गर्म होने का वो क्या होता है, उस स्थान का वायु दाब कम होते हैं। फलस्वरूप क्या होता है, उस स्थान के आसपास के क्षेत्र से ठंडी वायु दाब प्रभावित होकर उस स्थान घेर लेती है। कि क्या होता है कि जहाँ गर्म होती है वायु दाब कम होती है और ठंडी हवाएं क्या करती है, वो स्थान का स्थान ले लेती है ठंडी वायु दाब गर्म वायु दाब के स्थान पर। और इससे वायु में संबंध धाराएं स्थापित होती है। इससे क्या होता है कि वायु में क्या होता है दोस्तों, संबंध धाराएं स्थापित हो जाती हैं। कि जैसा कि आपने अध्याय 4 में पढ़ा था कि पवन धाराएं पृथ्वी के ओमाप रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती है। कि पवन धाराएं क्या होती है कि दोस्तों कि पवन धाराएं पृथ्वी की ओमाप रूप से होने के कारण उत्पन्न होती है। तो पवन धाराएं क्यों उत्पन्न होती है दोस्तों? कि आपने क्यों इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा सोचिए कि पवन धाराएं क्यों उत्पन्न होती है। पृथ्वी दोस्तों पूरी तरह से एकदम एक सेम आकार की नहीं होती है। पृथ्वी थोड़ा चिपटी हुई नारंगी की तरह है दोस्तों। आपने कि सुना ग्लोब देखना कि थोड़ा पृथ्वी एकदम पूरा गोलाकार आकार की नहीं, एकदम चिपटी होती है। पृथ्वी को असमान रूप से होने के कारण गर्म होने के कारण उत्पन्न होती है। पवन धाराएं क्या होती है, पृथ्वी
कि अमाप रूप से गर्म होने के कारण क्या होते हैं, पृथ्वी के अमाप रूप क्या होते हैं कि उसके सेम समान रूप से साइज नहीं माप नहीं होते, उसके कारण अमाप होने के कारण वो गर्म होते हैं, पृथ्वी के कारण पवन धाराएं उत्पन्न होती हैं। कि यहाँ हम ऐसी स्थितियाँ का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में पवन धाराएं उत्पन्न होती है। ये स्थितियाँ क्यों होती है कि दोस्तों कि जैसे दोस्तों पृथ्वी क्या होता है कि भूमध्य रेखा और ध्रुवीय क्षेत्रों की अमाप रूप से गर्म होना। कि दोस्तों यहाँ यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए कोआ में दिखाया गया कि इसमें बोला गया कि इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको जानते जैसे बोला गया भूमध्य रेखा और ध्रुव क्षेत्र का असमान रूप से गर्म होना। क्या होता है कि असमान रूप से गर्म हो जाते हैं कि भूमध्य रेखा और ध्रुवीय क्षेत्रों। क्या होता है कि आपने संभवतः भूगोल में पढ़ा होगा कि भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों को सूर्य की अधिकतम उष्मा मिलती है। कि होता है कि क्या दोस्तों भूमध्य रेखा के आसपास क्या होते हैं कि भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों को सूर्य की अधिक उष्मा मिलती है। कि भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों को सूर्य की अधिक उष्मा मिलती है और इससे इन क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह के निकट की वायु गर्म हो जाती है। कि क्या होता है इससे क्या होता है इन क्षेत्रों में कि पृथ्वी की सतह के निकट क्या होते हैं कि वायु गर्म हो जाती है और गर्म वायु ऊपर उठती है। कि इसमें बोला गया कि भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों को सूर्य की अधिक उष्मा होती है। कि भूमध्य रेखा के आसपास सूर्य की अधिक उष्मा होती है, इसी क्षेत्र में पृथ्वी की सतह के निकट गर्म हो जाए। देखना दोस्तों कि भूमध्य रेखा के आसपास ही या उसमें कटिबंध के आसपास ही सबसे ज़्यादा वायु का वेग होती है। कि उसमें देखना क्यों, क्योंकि वो गर्म क्षेत्र होता है कि वहाँ अधिक गर्म सूर्य की किरणें के कारण अधिक सीधे इक्वेटर या भूमध्य रेखा पर सूर्य के सीधे किरणें के कारण वो स्थान गर्म हो जाते हैं, जिसमें कारण अधिक उष्मा उत्पन्न होता है, जिसके कारण कि वहाँ अधिक वायु का वेग उत्पन्न होते हैं। कि इस क्षेत्र में पृथ्वी की सतह के निकट की वायु गर्म हो जाती है, गर्म वायु ऊपर उठती है। क्या गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु भूमध्य रेखा की दोनों और स्थित 0 से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी की क्षेत्रों में भूमध्य क्षेत्र की और गतिशील हो जाती है। कि क्या होती है कि दोस्तों कि गर्म वायु क्या होती है ऊपर की ओर उठती है। कि गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है और ठंडी वायु भूमध्य रेखा की दोनों ओर स्थित 0 से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी की क्षेत्र में भूमध्य क्षेत्र की और गतिशील हो जाती है। कि गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर जैसे 30 से 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री की अक्षांश पट्टी की क्षेत्रों के भूमध्य क्षेत्रों की ओर गतिशील हो जाती है। कि इस प्रकार उत्पन्न पवनीय धाराएं हैं। तो इस प्रकार पवन क्या होते हैं, उत्पन्न धाराएं होती हैं कि आपने इस चीज़ को याद रखना है दोस्तों कि भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य की सीधे किरणें पड़ती हैं। सीधे किरणें के कारण क्या होते हैं कि वहाँ उष्मा उत्पन्न होती है। उष्मा उत्पन्न होने के कारण पृथ्वी की सतह के निकट वायु गर्म हो जाती है और गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर आ जाते हैं, जहाँ 0 डिग्री से लेकर के कहाँ 30 डिग्री के अक्षांश की पट्टी के क्षेत्र में भूमध्य क्षेत्र की ओर गतिशील हो जाती है। तो इस प्रकार उत्पन्न पवनीय धाराएं उत्तर और दक्षिण भूमध्य रेखा की ओर बहती है। इस प्रकार यहाँ दिखाए गए दोस्तों कि उत्तर और दक्षिण भूमध्य रेखा की ओर दिखाए गए। यहाँ उत्तर और दक्षिण भूमध्य रेखा की या नीचे दक्षिण दिखाया गया कि भूमध्य रेखा की ओर यहाँ उत्तर से भी बहती है और दक्षिण से भी यहाँ ये बहती है। यहाँ देखिए उत्तर से भी बहती है और दक्षिण से भी बहती है, भूमध्य रेखा की ओर बहती है। और भूमध्य रेखा से भी क्या होती है, जब भूमध्य रेखा से भी बाहर बहती है और ये इधर आती है। ध्रुवों पर वायु पृथ्वी के लगभग 60 अक्षांश तक के क्षेत्रों की वायु से अधिक ठंडी होती है। कि बोला गया ध्रुवों पर वायु पृथ्वी के लगभग 60 अक्षांश तक क्षेत्रों की वायु की अधिक ठंडी होती है। कि 60 अक्षांश तक के क्षेत्रों की वायु अधिक ठंडी होती है। इन क्षेत्रों में गर्म वायु ऊपर उठती है। कि इन क्षेत्रों में गर्म वायु ऊपर उठती है। इन क्षेत्रों में गर्म वायु ऊपर उठती है। जिसका स्थान लेने के लिए ध्रुवों से ठंडी वायु जिसका स्थान लेने के लिए क्या होता है कि दोस्तों कि ध्रुवों से ठंडी वायु क्या होते हैं कि उस ओर प्रभावित होने लगते हैं। इस प्रकार वायु का प्रभाव ध्रुवों से अपेक्षाकृत अधिक गर्म क्षेत्रों की ओर होता रहता है। कि क्या होता है कि दोस्तों कि 60 अक्षांश तक के क्षेत्रों की वायु से अधिक ठंडी होती है। इन क्षेत्रों में गर्म वायु ऊपर उठती है। जिसका स्थान लेने के लिए क्या होता है, ध्रुवों से ठंडी वायु उस स्थान की ओर प्रभावित होने लगती है। इस प्रकार वायु का प्रभाव ध्रुवों से अपेक्षाकृत अधिक गर्म क्षेत्रों की ओर होते रहता है। कि क्या होता है कि ध्रुवों से क्या होता है दोस्तों कि वायु का प्रभाव ध्रुवों से अपेक्षाकृत अधिक गर्म क्षेत्रों की ओर होता रहता है। जैसा कि चित्र 8.8 में दिखाए गए हैं कि दोस्तों कि यहाँ देखिए कि असमान ताप के कारण वायु प्रवाह का पैटर्न यहाँ दिखाया गया है कि पृथ्वी का असमान ताप के कारण वायु प्रवाह का पैटर्न यहाँ दिखाया गया है। कि पृथ्वी को यहाँ देखें कि क्या होता है कि पृथ्वी असमान तापन की आइए आगे बात करते हैं कि इसके बारे में और आगे बात करते हैं कि इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि 30 तथा 60 अक्षांशों के क्षेत्रों में असमान रूप से गर्म होने के कारण पवन का प्रवाह 30 से अक्षांश से 60 अक्षांश की ओर अक्षांश की ओर होगा। कि
कि यही होता है कि दोस्तों कि अक्षांशों के जैसे 30 तथा 60 अक्षांशों के क्षेत्र में असमान रूप से गर्म होने के कारण पवन का प्रवाह 30 अक्षांश से 60 अक्षांश की ओर